हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं, मज़े में हैं। और अब आपको थोड़ी सी शांति पड़ गई होगी मन में कि अरे हाँ, शुक्र है सर ने वीडियो डालनी स्टार्ट तो करी, वरना सर तो शायद हमें भूल ही गए थे कि वीडियो भी डालनी होती है। बट ऐसा नहीं है, आपको भूल नहीं सकते, आप भूलने लायक चीज़ें नहीं हो। और स्टूडेंट्स को अगर भूल गए तो फिर काम क्या चलेगा हमारा? स्टूडेंट्स ही तो लाइफ में हमारे ज़्यादा मैटर करते हैं अभी तक तो। जब तक कोई नहीं आता है, जब कोई आ जाएगा तो शायद मैटर करना कम कर दे। बट फिर भी लाइफ टाइम हमारा काम ही ऐसा है कि स्टूडेंट्स ही हमारी लाइफ में ज़्यादा मैटर करते हैं, उनको तो बोल ही नहीं सकते हैं, किसी तरह से भी नहीं बोल सकते हैं। हाँ, स्टूडेंट्स जो है टीचर को बोल सकते हैं, साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, शायद मुझे याद ही नहीं रहे कि कोई टीचर ऐसा भी था। लेकिन टीचर के दिमाग में बच्चे हमेशा रहते ही हैं। अगर वो अच्छे बच्चे हैं तो ज़्यादा दिमाग में रहते हैं, गंदे बच्चे हैं तो भी दिमाग में रहते हैं। गंदे बच्चों की शरारतें दिमाग में रहती है, अच्छे बच्चों की पढ़ाई मार्क्स दिमाग में रहते हैं। तो हम नहीं बोल सकते हैं भाई। हाँ, हो सकता है कुछ टाइम बाउंडेशन की वजह से शायद वीडियो डाल नहीं पाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं रखते हैं। और इसी आपके आपके मैसेजेस आए इतने सारे, तब जाके मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिली कि चलो भाई कर लेते हैं। बच्चे बहुत पूछ रहे हैं कि वीडियो क्यों नहीं आ रही हैं, तो इसीलिए मुझे टाइम निकाल के थोड़ा सा आपके लिए वीडियो बनानी पड़ी, ताकि आपका सिलेबस ना रुके, चलता रहे थोड़ा 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 करके। और जब मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊँ उसके बाद मैं आसानी से आपका सिलेबस दोबारा से पकड़ सकें स्पीड से। ज़्यादा लंबा सिलेबस नहीं होता है आपका, 2-3 चैप्टर लेंथ लगते हैं आपके, उसके बाद तो मोस्टली हम कवर कर लेते हैं सारा सिलेबस ही। तो चलिए, बातें नहीं करते, ज़्यादा काम ही करते हैं। काम पर ही फोकस करना ज़रूरी है, और काम के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, बातें के लिए नहीं। बातें तो हम वैसे भी बहुत सारी कर सकते हैं किसी दिन आपको मुझे बताना हो, बात करना तो मुझे बता दीजिए सर आज सिर्फ बातें कर लीजिए, हम बातें भी कर लेंगे। लेकिन अभी सिर्फ काम करते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने एनर्जी कंसेप्ट को समझा था, कि अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंसेप्ट हम किस तरह से बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में हमने सीखा था, और बॉन्ड डिस्टेंस कैसे चेक कर सकते हैं, या रिपल्सिव अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कैसे बॉन्ड बनता है, वो सब बातें हमने सीख ली थी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ओवर ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट आपका है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में आता है भाई। और आई होप कि आपको मजा भी आएगा समझने में इस कंसेप्ट को। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है भाई। एक लाइन में चाहूँ उसको मैं खत्म कर सकता हूँ इस कंसेप्ट को। ये कंसेप्ट सिंपल सी बात आपसे इतनी कहता है कि दो एटम तभी ओवरलैप करेंगे जब उनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे। साफ सीधी सी बात ये है कि वही दो, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये मानता है कि अगर दो एटम्स के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, और उस ओवरलैपिंग की वजह से ही वो एक बॉन्ड बनाएंगे। दैट इज बोल्ड कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। ये हम पढ़ के आए हैं पीछे कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उससे कौन सा बॉन्ड बनता है? उससे कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो ये थ्योरी यही मानती है कि अगर दो एटम्स के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स हैं तो वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपके एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और उस ओवरलैपिंग की वजह से वो क्या बनाएंगे? एक केमिकल बॉन्ड बनाएंगे। वो केमिकल बॉन्ड आपका क्या कहलाएगा? कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम फिर वही बात करते हैं दोबारा से। मेरे पास मान लीजिए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की मुझे फॉर्मेशन आपको समझानी है कैसे हुई है। तो आपको पता है भाई हाइड्रोजन के पास क्या होता है? हाइड्रोजन के पास फर्स्ट एस में, 1s में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो होता है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन जो है होता है। इसी तरह से जो दूसरा एटम आएगा मेरे पास हाइड्रोजन का उसके पास सॉरी उसके पास भी जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरह से होगा, है ना। अब जब ये पास आएंगे तो एक्चुअल में कौन पास आ रहा है? एक्चुअल में देखिए, मान लीजिए ये एटम है और ये दूसरा एटम है, और ये पास आ रहे हैं, तो ये मान लीजिए यहाँ न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये यहाँ न्यूक्लियस के आसपास सारा ऑर्बिटल है। तो जब ये पास आ रहे हैं तो पहले कौन ओवरलैप कर रहा है? ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, न्यूक्लियस तो नहीं आ पाया पास, ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर रहे हैं। हाँ? जितना अच्छे से ओवरलैपिंग करेंगे उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा, और जितना कम ओवरलैपिंग करेंगे उतना बॉन्ड वीक बनेगा। इसका मतलब अगर बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ऑर्बिटल के बीच की जो ओवरलैपिंग है वो क्या होनी चाहिए? बहुत लार्ज होनी चाहिए, बहुत लार्ज ओवरलैपिंग, बहुत अच्छी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तभी वो आसानी से बॉन्ड बना सकते हैं, वरना वो बॉन्ड नहीं बना सकते। ये बात हमें समझनी पड़ेगी, है ना, कि बॉन्ड तभी बना सकते हैं वो अच्छे से जब उनके बीच में ओवरलैपिंग हो, और अच्छी ओवरलैपिंग हो। और वो ओवरलैपिंग कब करेंगे? ओवरलैपिंग वो तब करेंगे जब उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फील्ड हो। और ओवरलैपिंग करते टाइम हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स आपके हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो अपोजिट स्पिन हो। सेम स्पिन तो वो आ ही नहीं सकते ना साथ में। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमने पढ़ा है एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर, वो तो यही कहता है कि अगर दो इलेक्ट्रॉन को पास पास आना तो उनकी स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। जिस रीजन में उसको आना है, देखिए एक एरिया इस ऑर्बिटल का रीजन ये मान लिया हमने, और इस ऑर्बिटल रीजन ये मान लिया। अब दोनों का कॉमन रीजन क्या हो गया?
ये कॉमन रीजन हो गया, जो ओवरलैपिंग रीजन हमारा है ये वाला, ये कॉमन रीजन हो गया। अब अगर इस रीजन में दोनों के इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन भी यहां आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन भी यहां आएगा, तो दोनों का इलेक्ट्रॉन अगर इस रीजन में आता है तो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अगर एक कॉमन रीजन में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एक कॉमन रीजन में, दोनों का रीजन कॉमन है ना, अगर एक कॉमन रीजन में दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो उनकी स्पिन हमेशा क्या रहनी चाहिए, अपोजिट रहनी चाहिए। दैट मींस कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग के दौरान उन इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो अपोजिट होगी दूसरे के साथ, तभी वो बॉन्ड बना पाएंगे, वरना वो बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। ये बहुत से बच्चे सोचते नहीं है, इस बात को दिमाग में रखते नहीं है क्या होना चाहिए। तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा कि जैसे ही एक एटम दूसरे को अप्रोच करता है तो उसमें से एक एटम के इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो बदल जाती है, और अपोजिट स्पिन होने की वजह से ही वो दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ क्या बना पाएगा, बॉन्ड बना पाएगा, वरना वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। दो बातें हमें यहां से समझ में आ रही है इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। पहले तो ये कि जो हमारे ऑर्बिटल्स है शुड हाफ फील्ड, ठीक है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल ही ओवरलैप कर सकते हैं। फुली फील्ड तो नॉर्मल सी बात, उसको जरूरत ही नहीं है भाई, फुली फील्ड कैसे ओवरलैप कर सकता है, फुली फील्ड तो ओवरलैप कर ही नहीं सकता दोनों, अगर दोनों ही फुली फील्ड है तो जरूरत क्या है दोनों को, दोनों तो जरूरत है ही ना, हाफ फील्ड हो सकते हैं। एक कॉमन रीजन के अंदर दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अपोजिट स्पिन के दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो आ ही नहीं सकते हैं, है ना। तो इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि बॉन्डिंग होने के लिए दो एटम्स के पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने चाहिए, और जितने उनके पास हाफ फील्ड ऑर्बिटल होंगे उतना ही वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे, पहली बात। दूसरी बात आपसे मैंने ये कही कि जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन है दोनों इलेक्ट्रॉन की, वो आपकी अपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी खास बात, ऐसे ही कोई भी ऑर्बिटल किसी दूसरे, मान लीजिए दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल तो हैं, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन ही प्रॉपर नहीं है, अब एक ऑर्बिटल की डायरेक्शन मान लीजिए एक्स डायरेक्शन में है, दूसरे की वाई डायरेक्शन में है, तो नॉर्मल सी बात है वो ओवरलैप नहीं कर सकते भाई, क्योंकि हम सिग्मा बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट पढ़ के आए हैं। हमने जब टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा था तो मैंने वहां पे आपको सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का कंसेप्ट समझाया था कि सिग्मा बॉन्ड होने के लिए किस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए और पाई बॉन्ड होने के लिए किस तरह की डायरेक्शन होनी चाहिए, है ना। तो यहां पर वही बात हो रही है कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड कोवलेंट बनेगा, तो नॉर्मल सी बात है कि उन दोनों की डायरेक्शन प्रॉपर्टी को भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑर्बिटल किस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर सकता है या नहीं कर सकता है ना। अब ये तो नहीं है कि ये पी एक्स हाफ फील्ड है, ये पी वाई हाफ फील्ड है, दूसरे का भी ओवरलैप कर लेंगे, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। पी एक्स को ओवरलैप करना है तो पी एक्स के साथ ही ओवरलैप करेगा, पी वाई को अगर ओवरलैप करना है तो पी वाई के साथ ही ओवरलैप करेगा, पी जेड को करना है तो पी जेड से करेगा, अगर एस को करना है तो एस या तो एस से करेगा या पी जेड से करेगा, अगर हम पी जेड को कन्वेंशनली मानते हैं कि वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे हमारा है। इसका मतलब कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स का पता होना भी हमें बहुत जरूरी है ऑर्बिटल्स की। अगर हमें डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स ही नहीं पता है तो नॉर्मल सी बात है हम उस केस में आपकी बॉन्डिंग एक्सप्लेन जो है वो नहीं कर सकते हैं कि दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड कैसे, दो एटम के बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा। तो ये तीन बातें तो हमें बहुत ध्यान में रखनी है कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता होनी चाहिए, कौन सा किस डायरेक्शन का होता है, इलेक्ट्रॉन स्पिन हमेशा अपोजिट होनी चाहिए दोनों के बॉन्डिंग के टाइम पे, और वो ऑर्बिटल जो ओवरलैप कर रहे हैं वो आपके हाफ फील्ड होने चाहिए, फुली फील्ड नहीं, ठीक है। जैसे इसकी बात करते हैं हाइड्रोजन की, अब आपको साफ दिख रहा है कि जो हमारा ये वाला हाइड्रोजन है ये भी 1s1 है और ये भी 1s1 है, तो दोनों हाफ फील्ड है, नॉर्मल सी बात है वो हाफ फील्ड है, सेम डायरेक्शन में है, ये भी एस ऑर्बिटल है ये भी एस ऑर्बिटल, दोनों की डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स भी सेम है। दैट मींस कि आपस में क्या कर सकते हैं, ओवरलैप कर सकते हैं, और ओवरलैप की वजह से क्या होगा, ओवरलैप की वजह से ये कुछ इस तरीके से जो है दोनों पास पास आएंगे, तो इस रीजन में जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको ज्यादा मिलेगी, है ना, इस रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज्यादा मिलेगी। दैट मींस कि वो क्या बना रहे हैं, एक बॉन्ड बना रहे हैं, है ना। तो आई थिंक आपको ऑर्बिटल कंसेप्ट भी थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। मैं और भी एग्जांपल दे देता हूं आपको इस तरह से, जैसे हम हीलियम की बात कर रहे थे, भाई हीलियम क्यों नहीं बनाता है, तो आप ऑर्बिटल ओवरऑल कंसेप्ट के हेल्प से तो बहुत आसानी से समझा सकते हो कि भाई हीलियम जो है वो बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा है ना, बड़ी आसानी से बना सकते हो। क्यों, देखिए हीलियम मॉलिक्यूल के पास 1s2 होगा, तो इसका s क्या है, फुली फील्ड है। दूसरा हीलियम भी अगर इसके पास आएगा तो उसका s भी क्या है, फुली फील्ड है। जब दोनों का ऑर्बिटल ही फुली फील्ड है तो भैया वो दूसरे के साथ ओवरलैप क्यों करेंगे, और जब वो दूसरे से ओवरलैप ही नहीं करेंगे तो बॉन्ड क्यों बनाएंगे। दैट मींस कि ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली दो एटम अगर आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, तो तभी बना सकते हैं जब उनके एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में
ओवरलैप करेंगे और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होंगे, आपके हाफ फील्ड होंगे। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लिया ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट की, कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं बॉन्डिंग को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट बहुत आसान सा है, कोई इसमें मुश्किल चीज नहीं है कि आप इसको कोई मुश्किल चीज आपको इसमें एक्सप्लेन करनी पड़े। ये बहुत आसान सा कंसेप्ट था, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था, बस आपको बस यही तो देखना है कि हाफ फील्ड होनी चाहिए, फुली फील्ड होनी चाहिए, और बाकी मैंने आपको सिग्मा बोर्ड और कोलोन पहले ही बताया हुआ है, तो उसमें आपको खास दिक्कत आती नहीं है ओवरलैपिंग के लिए, कि किस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग किसके साथ करनी है, किसके साथ नहीं करनी है। ठीक है, जैसे हम HCl की बात कर सकते हैं, है ना, कर सकते हैं HCl की बात। जैसे हाइड्रोजन के पास 1s1, क्लोरीन के पास 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2 और 3p5। वैसे अगर हम देख रहे हैं कि बहुत फर्क है एनर्जी में, यहाँ इसकी सिर्फ 1s की एनर्जी है, इसके पास 3p की एनर्जी है, एनर्जी डिफरेंस बहुत लार्ज है, तो उसकी वजह से ओवरलैपिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती जितनी अच्छी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, उतनी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग नहीं हो पाती। दैट मींस इसी वजह से ये आपके Cl इलेक्ट्रिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आपके पॉजिटिव फॉर्म में एग्जिस्ट कर पाता है। आयनिक बॉन्ड ज्यादा बनता है, कोवलेंट ज्यादा नहीं बनता है, कोवलेंट फैक्टर बहुत कम होता है लेकिन होता है। लेकिन एक्चुअल में होता क्या, देखिए होता ये है कि अगर मैं 3p की बात कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5, सॉरी ये तो D बन गया ना, हमें तो P लेना है, 4 5। देखिए ये आपका PZ है और इस पीरियड के पास एक हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कर सकता है, जो ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल आएगा, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपका s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकता है, और इस ओवरलैपिंग की वजह से HCl में आपको कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपको ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अब एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो कि ज्यादा एक्सप्लेनेबल भी है और ज्यादा आसान भी, इंपॉर्टेंट भी है इसके कंपैरिजन में। तो मैं वही स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी सी और इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा और फर्दर डेवलप किया गया है, और थोड़ा सा कंसेप्ट उसमें और ऐड किया गया है, और उसके बाद ये कंसेप्ट और ज्यादा बढ़िया बन जाता है समझने के लिए। तो मैं उसी कंसेप्ट को स्टार्ट कर रहा हूँ जिसके लिए बच्चे बहुत बहुत वेट कर रहे थे कि कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो वो जो कंसेप्ट आपका है, वो कंसेप्ट आपका, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत काम की चीज है भैया, बहुत ही ज्यादा काम की चीज है, मतलब इतनी काम की चीज है कि बता नहीं सकता कितने काम की चीज है ना। तो बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक वो बच्चों के लिए है, खासकर आपके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। किसी भी तरह की केमिस्ट्री क्यों ना हो, आप सभी केमिस्ट्री में इसको यूज करते हो, चाहे वो फिजिकल केमिस्ट्री हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, सभी केमिस्ट्री में इस कंसेप्ट का बहुत ही ज्यादा यूज जो है वो है। तो कंसेप्ट को बड़े ध्यान से आज समझिएगा भैया, जितना भी हमें समझा रहा हूँ, जितना आज के वीडियो में हो पाएगा, वरना हम बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी करेंगे। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक के बाद बस आपका एक टॉपिक रह जाएगा MOT। तो बड़े ध्यान से कान हाथियों के ऊपर कर लीजिए। अब हाथियों के कान पता ना कैसे होते हैं, हाथी जैसे कान कर लीजिए अपने, और दिमाग जो है वो कैसा कर लीजिए, शार्क जैसा कर लीजिए, शार्क, वेल जैसा, सॉरी वेल जैसा दिमाग कर लीजिए, वेल जैसा। अब दोनों बातों मैंने क्यों कही है इसको आप थोड़ा सा समझिएगा इस बात को, कि मैंने कान हाथी जैसे करने को क्यों बोले हैं और दिमाग वेल जैसे करने को क्यों बोला है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट को। टॉपिक का नाम है भाई हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कोशिश तो करूंगा कि अच्छे से समझा सकूं आपको, जितना मुझे आता है, तो मुझे अब तक समझा है मैंने भी, और फिर भी लगता है कि बहुत से बच्चों को ऐसा लग कंफ्यूज से जाते हैं। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कंसेप्ट को बिल्कुल आराम से ठंडे दिमाग से और रिलैक्स होकर समझिएगा, ऐसे समझिए कि हम कोई कहानी सुन रहे हैं बस, ठीक है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। ठीक है, चलिए तो होता क्या, देखिए आप सभी ने कार्बन एटम के बारे में पढ़ा होगा कि कार्बन एटम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो 1s2, 2s2 और 2p2 होता है ना, यही होता है। तो अगर मैं इसको लिखने की कोशिश करूं, खासकर हम बैलेंस शेल, ये हमारा बैलेंस शेल है, तो अगर मैं बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को लिखने की कोशिश करता हूं तो वहां से कुछ हमें ऐसा देखने को मिलता है, यहां मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और यहां मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे ही है ना। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर हम देखें तो इसके पास 2 ही हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट मींस कि ये 2 ही बॉन्ड बना सकता होगा,
है ना। कार्बन जो है वो सिर्फ 2 ही बॉन्ड बना सकता होगा, 2 कोवलेंट बॉन्ड बना सकता होगा, क्योंकि इसके पास तो 2 ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। लेकिन एक्चुअल में जब हम कार्बन के कंपाउंड्स पढ़ते हैं, तो हम कार्बन का कोई भी कंपाउंड्स पढ़े, हमें सभी कंपाउंड में कार्बन जो है वो कम से कम 4 बॉन्ड बनाए दिखता है ना। क्या बनाए दिखता है? 4 बॉन्ड बनाए दिखता है। इसका मतलब कि भैया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऑर्बिटल ओवरल कंसेप्ट से हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि भैया ऐसा क्यों है, क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। तो किसी ने ये कहा कि भैया तुम ऐसे कर सकते होगे कि थोड़ी सी एनर्जी दे दो, थोड़ी सी एनर्जी दे दो, और एनर्जी को देकर आप क्या कर दो, इस एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके यहां भेज दो, है ना। हमने थोड़ी सी एनर्जी उसको दी, तो उस एनर्जी को हमने क्या बोल दिया, ई एक्साइटेशन हमने उसको बोल दिया कि भाई एक्साइट करने के लिए हमने क्या कर दिया। पहले कहा था वो पहले उसकी एनर्जी, देखिए थोड़ा सा मैं डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूं आपको और भी। देखिए हुआ कुछ ऐसा हुआ होगा कि भैया ये हमारा 2s और ये हमारा 2p, यहां 2 इलेक्ट्रॉन और यहां आपके 2 इलेक्ट्रॉन। एनर्जी वाइज अगर हम बात करें तो एनर्जी इस तरह से बढ़ती है ना। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ी सी एनर्जी दे दी, और एनर्जी देके मैंने क्या कर दिया, एनर्जी देके मैंने इसको एक्साइट कर दिया, और एक्साइट करने के बाद क्या हो गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा है वो एक्साइट हो गया, यहां पहुंच गया, है ना। तो यानी कि ये 1 2 3 हो गया और ये आपका अकेला रह गया। अब तो 4 अनपेयर्ड हो गए, 4 अनपेयर्ड हो गए, फिर तो बॉन्ड बना लेना चाहिए इसको आसानी से। अब तो बॉन्ड हम एक्सप्लेन कर सकते थे कि भाई हाँ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और आसानी से हम ये बॉन्ड बना सकते हैं। इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर दिया हमने इसको, है ना, एनर्जी को यहाँ भेज दिया उसको ऊपर वाले में। लेकिन बेटा अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं चलिए हाइड्रोजन की बात भी करता हूं, कि एक जो बॉन्ड बनेगा, एक तो s के साथ बनेगा, कार्बन के 1s के साथ, इसके 2s के साथ हाइड्रोजन का, एक तो ये वाला बॉन्ड बनेगा, है। इसके अलावा अगर हम यहां बात करें, ये हमारा कौन सा है, pz, तो एक जो हाइड्रोजन है वो हमारा इससे बॉन्ड बना लेगा, pz से, इस तरीके से बना लेगा। दिक्कत आती है जब हम बात करें px की और py की, क्योंकि पहली बात तो s ऑर्बिटल जो है वो px और py के साथ ओवरलैपिंग ही नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना। अगर वो ओवरलैपिंग ही नहीं कर सकता तो भैया बॉन्ड कैसे बनाएगा 4? दिक्कत तो फिर वहीं आके खड़ी हो गई। हमने बेशक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 4 अनपेड बना लिए, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 4 अनपेड हमने बना लिए, लेकिन उसको बनाने के बावजूद वो बॉन्ड नहीं बना पा रहा भाई, क्योंकि जो हमारा s ऑर्बिटल है वो तो px और py के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर सकता इतनी अच्छी से, इतनी अच्छी स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग तो कर ही नहीं सकता है। और वो तो सिग्मा बॉन्ड बनना चाहिए, सिग्मा तो कैसे भी नहीं बनाता, हम तो पीछे पड़ के आए हैं। इस s ऑर्बिटल जो है तो वो pz से बनाएगा या ss से बनाएगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर वो कंसेप्ट भी हम अप्लाई नहीं कर सकते कि भाई तुम एक्साइट कर लो, एक्साइट करके फिर तुम बॉन्ड बना लो। तो उन्होंने यहां से क्या कहा, उन्होंने यहां से अब नया कंसेप्ट निकल के आया। उन्होंने ये कहा कि भाई हुआ क्या होगा, पहली बात तो जो ये कंसेप्ट है वो ये हाइपोथेटिकल है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है। दिस इज हाइपोथेटिकल कंसेप्ट, बट काम कर जाता है ये बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए, दैट इज ए हाइपोथेटिकल कंसेप्ट। तो हुआ क्या होगा, देखिए भैया हुआ ये किया कि कार्बन के पास फिर वही परेशानी खड़ी हो गई आगे, भैया मुझे तो बनाने 4 बॉन्ड है, लेकिन बना मैं 2 ही पा रहा हूं, अभी भी मैंने अपना इलेक्ट्रॉन साइड भी कर लिया, उसके बावजूद मैं कुछ नहीं कर पा रहा, फिर भी मेरे पास प्रॉब्लम आ जाती है। तो किसी ने इसको राय दी, किसी ने इसको राय दी, वो राय देने वाले कौन थे, स्लेटर और पॉलिंग। उसने ये कहा कि भैया तुम एक काम करो, इन ऑर्बिटल्स को पहले तो मिक्स कर लो, जितने ऑर्बिटल तुम्हें चाहिए बॉन्डिंग बनाने के लिए, 4 चाहिए ना, तो तुम एक काम करो, इन 4 ऑर्बिटल को मिक्स कर लो, ठीक है। अच्छे से उन्होंने मिक्स कर लिया, और मिक्स करने के बाद उसको नए ऑर्बिटल मिले, नए ऑर्बिटल मिले, और वो जो नए ऑर्बिटल थे, उन नए ऑर्बिटल की खास बात ये थी कि सबकी शेप सिमिलर थी, एक जैसी थी, ठीक है। सबकी एनर्जी एक जैसी थी, सबकी एनर्जी एक जैसी थी, सबकी शेप एक जैसी थी, और सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी था, तो बॉन्डिंग भी कर सकते थे, और सबकी डायरेक्शन भी एक जैसी थी, ठीक है ना। तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी सबकी सिमिलर थी, साइज सबका सिमिलर था, शेप सबकी सिमिलर थी, एनर्जी सबकी सिमिलर थी। तो अब क्या हुआ, अब उन नए ऑर्बिटल्स की सबकी एनर्जी सेम थी। नॉर्मल सी बात है भाई, इन दोनों को मैंने मिक्स किया और इन दोनों को मिक्स करने से मुझे नए ऑर्बिटल्स मिले 4, ठीक है ना, नए 4 ऑर्बिटल मुझे मिले, और सबके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, यानी मैंने किसको भी मिक्स किया कि एक तो मैंने इसका S मिक्स किया और 3 मैंने इसके,
पी मिक्स के टोटल कितने बने? 4 ही बने। जितने मिक्स किए हैं उतने ही मुझे नए वापस मिले। तो इन नए ऑर्बिटल्स को नाम दिया गया भैया हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। क्या नाम दिया गया? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये हाइब्रिड हैं, मिक्स करके दोबारा बनाए गए हैं। इन हाइब्रिड ऑर्बिटल की खास बातें क्या थी? शेप और साइज वो सिमिलर था, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनर्जी सबकी सिमिलर थी, ठीक है। तीसरा डायरेक्शन सबकी सिमिलर थी। सिमिलर का मतलब, कहने का मतलब ये है कि डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक सबके पास थी, ओके। तो ये 3 बातें हमने इसके अंदर देखने को मिली और सभी ऑफ फील्ड भी थे, ओके। तो यहां से इनको नाम दिया गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इनकी जो शेप होती है वो कुछ कुछ होती पी ऑर्बिटल जैसे ही है, लेकिन कुछ इस तरीके से होती है। एक लोब बड़ी होती है और एक लोब आपकी इसमें जो है वो छोटी होती है ना। तो इसकी वजह से जो बड़े वाली लोब होती है उसको हम पॉजिटिव साइन दिखाते हैं और छोटे वाले को नेगेटिव दिखाते हैं। तो ये जो शेप है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप आपको हमेशा मिलेगी, ठीक है। अब एक खास बात ध्यान रखना, जिन ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे हो, जिन ऑर्बिटल को आप मिक्स कर रहे हो उनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। नियरली सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स ही होने चाहिए। जैसे देखो ये भी 2s का ही था और ये 2p का था, तो एनर्जी में कोई खास फर्क 2 और 2s में नहीं हो सकता। तो उसने आपसे यही बात कही है कि अगर जिन ऑर्बिटल्स को आप मिक्स कर रहे हो वो ऑर्बिटल आपके सेम एनर्जी के होने चाहिए। तो कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास ऐसे भी होते हैं भैया जिनके पास बेशक, एक तो पहली बात तो ये कि उनके पास उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते जितने उन्होंने बॉन्ड बनाए होते हैं। तो ऐसा करने के लिए हम हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं पहले उनके अंदर, एटम्स के अंदर या आयंस के अंदर पहले वो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद वो क्या बनाएंगे? आपके नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। नए ऑर्बिटल उतने ही बनाएंगे जितने हमने मिक्स किए हैं। अगर हम 2 मिक्स कर रहे हैं तो 2 बनाएंगे, 3 मिक्स कर रहे हैं 3 बनाएंगे, 4 मिक्स कर रहे हैं तो 4 बनाएंगे, 5 मिक्स किए हैं तो 5 बनाएंगे। सबकी एनर्जी कैसी होगी? सेम होगी। सबकी एनर्जी, हाइब्रिडल ऑर्बिटल साइज सबका सेम होगा, शेप सबकी सिमिलर होगी, एनर्जी सबकी सिमिलर होगी। तो इस कंसेप्ट को नाम दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। सबकी अब सारे क्योंकि सेम है तो ये सभी के सभी क्या कर सकते हैं? अब हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग कर सकते हैं और इस तरीके से कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बना सकता है। दैट मीन्स कि कार्बन ने क्या शो करी है? हाइब्रिडाइजेशन शो करी है। कार्बन के सभी कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, जितने भी कार्बन के कंपाउंड है, क्योंकि कार्बन अपने हर कंपाउंड में कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 बॉन्ड बनाएगा। तो नॉर्मल सी बात है कि वो क्या करेगा? शो हाइब्रिडाइजेशन तो शो करेगा ही करेगा, चाहे वो कोई सी भी करे। वो जरूरी नहीं कि ये वाली करे, और भी कर सकता है, बट करेगा, ठीक है। तो ये था कंसेप्ट, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन थी हाइब्रिडाइजेशन की, कि हाइब्रिडाइजेशन आपका क्या होता है और कैसे हम हाइब्रिडेशन करते हैं, क्या इसके पॉइंट्स हमने सीखे आज। एक तो यही कि हाइब्रिड ऑर्बिटल होते क्या हैं, कैसे बनते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर हमने किसको मिक्स करना है और कितने बनेंगे कितने नहीं बनेंगे वो सब भी सीखा आपने। तो इसको ध्यान से वीडियो को आज देखिएगा, प्रॉपरली बढ़िया समझिएगा इसको, और इसके बाद आगे हम इसको कंसेप्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना काफी है, बस थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया। इसके जो केसेज हैं, स्पेशल केसेज हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए कैमवेदा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए भाई। एक छोटा सा काम तो दिया था मैंने आपको, एक बच्चा 5 बच्चों की जिम्मेदारी ले ले, बस बहुत है, इतने में काम चल जाएगा। हर स्टूडेंट अगर 5 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी लेता है तो क्लियर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।